मैकेनिज्म ऑफ कंबशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कंबशन जो प्रोसेस होता है फ्यूल का एयर में बर्निंग, इसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे और कौन से केमिकल फेजेस होंगे, इसे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। द टर्म मैकेनिज्म ऑफ कंबशन रिफर टू रिएक्शन बाय विच द फ्यूल इज ट्रांसफर्ड केमिकली टू combustion products. Example: consider the combustion of octane in presence of air. Octane का जो केमिकली इक्वेशन हम लिखते हैं C8H18। यहाँ पर कार्बन के जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो 8 रहेंगे और हाइड्रोजन 18 रहेगा। यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है कि किस तरह से जब ऑक्टेन एयर में बर्न होता है और कंबशन प्रोसेस होता है ऑक्टेन का इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो कौन सी रिएक्शन और एक्शन वो इक्वेशन बनती है। C8H18 प्लस 12.5 O2 प्लस 12.5 इंटू 3.76 N2। जब हम कंबशन करते हैं इस ऑक्टेन का एयर में तो हमें मिलता है 8CO2 प्लस 9H2O प्लस 12.5 इंटू 3.76 N2। यहाँ पर C8H18 ऑक्टेन है, 12.5 O2 ऑक्सीजन है जो एयर में प्रेजेंस होती है और N2 जो है नाइट्रोजन है जो एयर में प्रेजेंस होती है। There are various theories which have been proposed for combustion of fuel. If above reaction is to take place in one step, it is necessary that molecule of octane fuel to collide with 12.5 molecule of oxygen. बहुत सारी थेरीज़ है, उसमें से एक थेरी ये बयान करती है कि अबव रिएक्शन में अगर इस रिएक्शन को वन स्टेप में होना होगा तो जो ऑक्टेन के मॉलिक्यूल है उनको कोलाइड होना पड़ेगा ऑक्सीजन के 12.5 मॉलिक्यूल से, तो ही ये रिएक्शन वन स्टेप में होगी। From theory of probability, there are another theory and which is called as probability theory. It has been shown that the probability of one molecule colliding with more than 3 molecules is negligible. Any complex reaction involving more molecule must occur as a series or chain reaction. जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है इससे हमें पता चलता है कि वन मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विथ मोर देन 3 मॉलिक्यूल उसे हम निग्लिजिबल मानते हैं। फ्रॉम अनदर थ्योरी, अ सेल्फ सस्टेनिंग chemical process consists of different reactions in which intermediate products are formed in one step and these are destroyed in a succeeding step. दूसरी जो थ्योरी है वो उसका ये कहना है कि अगर सस्टेनेबल केमिकल प्रोसेस जो होगा डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट में मीडिएट प्रोडक्ट बनाएगी अगर हमें वन स्टेप में चाहिए तो, और आगे जो सक्सीडिंग स्टेप्स रहेगी उसमें ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म आर कॉल्ड चेन कैरियर्स। इस वर्ड को याद रखना है, चेन कैरियर। यही वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स रहेंगे जो बनेंगे और सक्सीडिंग स्टेप में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। विच में फ्री लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, may be free radicals like hydroxyl OH and aldehyde CHO,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फॉर्मल्डिहाइड HCHO. A chain reaction consists of three phases. First, initiation phase. Second, propagation phase. Third, termination phase. During its initiation phase, the chain carrier are formed as H2 जो रहेगा वो 2H बन जाएगा, ऑक्सीजन O2 वो बन जाएगा 2 ऑक्सीजन, H2O बन जाएगा OH प्लस H. Above reaction may takes place either due to molecular collision or thermal dissociation or excitation from an electric spark. ये जो ऊपर कैरियर का फॉर्मेशन हो रहा है वो मॉलिक्यूल के कोलिजन से भी हो सकता है, थर्मल डिसोसिएशन से भी हो सकता है और एक्साइटेशन से भी हो सकता है, जो हम इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग से देते हैं. डिसोसिएशन ये जो टर्म है आगे हमने लॉसेस में देखा था कि डिसोसिएशन लॉसेस जो होते हैं अदर देन फ्यूल एयर साइकिल, लॉसेस इन अदर देन फ्यूल एयर साइकिल, तो वहाँ पर हमने देखा था कि डिसोसिएशन क्या होता है. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगता है. ड्यूरिंग प्रोपगेशन फेज, फर्स्ट था इनिशिएशन, उसके बाद आएगा सेकंड प्रोपगेशन फेज. द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस विथ प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट एंड रिलीज ऑफ हीट एनर्जी साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चेन ब्रांचिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस. जब प्रोपगेशन होगा तो चैन है उसकी ब्रांचिंग होने लगेगी, ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ब्रांचिंग होगी. यहाँ पर जो रिएक्शन दी हुई है OH प्लस H2 वो बनेगा वाटर प्लस हाइड्रोजन, H2O प्लस हाइड्रोजन. H प्लस O2 ये बनेगा OH प्लस ऑक्सीजन, O प्लस H2 ये बनेगा OH प्लस हाइड्रोजन. It could be seen that one OH group is destroyed by combining with H2, but two new chain carrier are formed which may start their own reaction, and the reaction process may accelerate at explosive velocity. During the termination phase, the chain breaking reaction takes place by assaulting the chain carriers. इनिशिएशन में चैन कैरियर फॉर्म हुए, प्रोपगेशन में जो हमारे ब्रांचिंग हुई रिएक्शन की, और जो लास्ट रहेगा टर्मिनेशन, इसमें जो चैन कैरियर रहेंगे ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एब्सॉर्ब हो जाएंगे. एग्जाम्पल, कोल्ड कंबशन chamber absorb chain carrier to form soot on combustion wall. The experimental results have shown that at low temperature and pressure the formation of chain carrier is very slow with negligible chain branching reaction. अगर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत कम हो जाएगा तो ब्रांचिंग स्लो हो जाएगी और निग्लिजिबल हो जाएगी. जो फॉर्मेशन ऑफ चेन कैरियर था वो बहुत स्लो हो जाएगा और चेन ब्रांचिंग वो निग्लिजिबल हो जाएगी. अ टेम्परेचर अबव 400 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई बिकॉज द चेन ब्रांचिंग रिएक्शन बिकम प्रोमिनेंट. जब मेरा टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो चेन रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो हाई हो जाएगा. द कंबशन रिएक्शन डिपेंड अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन. यहाँ पर हमने समरी किया हुआ है कि एक्चुअल में डिपेंड किस पर डिपेंड है चेन रिएक्शन, ये कंबशन रिएक्शन. तो फर्स्ट है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेन कैरियर, फर्स्ट फेज इनिशिएशन फेज जो था हमारा. सेकंड रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ चेन कैरियर, ये हमारा लास्ट फेज था टर्मिनेशन फेज.
टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द एक्सप्लोजिव मिक्सचर। टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, प्रेशर जो चेंज हो रहा है वो क्या है, एंड डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर की डेंसिटी क्या है। अनदर एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ कंबशन इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन थ्योरी, which is based on kinetic energy of gases. It suggests that the initial combustion of hydrocarbon molecule with oxygen result into formation of alcohol, which in turn react with more oxygen to form an aldehyde. This aldehyde may either break down in carbon monoxide and hydrogen or may completely burn into carbon dioxide and water in a chain reaction. ये जो फॉर्मल्डिहाइड बन रहे हैं ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में, और पूरी तरह से कंप्लीट बर्निंग भी दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन, जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और एक्सेस फ्यूल हमें मिलता है, तो जब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और जब इस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो इसकी वजह से जो स्मोक निकलता है वो ब्लैक स्मोक निकलता है। अगर मेरी बर्निंग अच्छी तरह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो जो मेरा स्मोक रहेगा वो वाइट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कंबशन स्टेजेस इन एसआई इंजन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिमिलर टॉपिक हम स्टडी करेंगे कंबशन स्टेजेस इन सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो इसके लिए हमें ये बाद में रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन अभी से ध्यान में हमें रखना है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ये पॉइंट और ये टॉपिक आ चुका है। तो हम देखते हैं कुछ इंट्रोडक्शन इस स्टेजेस के बारे में। इन केस ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन, the combustible mixture of fuel and air is supplied in a desired ratio with the help of carburetor, and the combustion process initiated with the help of very high intensity spark provided by a spark plug few degree before the end of compression stroke. Compression stroke के ख़त्म होने से पहले कुछ डिग्री पहले हम स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोवाइड करते हैं, इसे हम स्पार्क एडवांस कहते हैं। कार्बोरेटर से हम एयर फ्यूल मिक्सचर जो कंबस्टिबल है उसे हम प्रोवाइड करते हैं डिज़ायर रेशियो में इन स्पार्क इग्निशन इंजन। इतना समझ में आना चाहिए, और ये हमारा पहले भी हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर पॉइंट ये याद रखने वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात यह है कि स्पार्क प्लग से जो स्पार्क प्रोवाइड किया जा रहा है वो फ्यू डिग्री बिफोर द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्पार्क बर्न द फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ मिक्सचर इन द विसिनिटी ऑफ स्पार्क गैप एंड इनिशिएट द कंबशन प्रोसेस बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट टू मॉलिक्यूल इन नेबरहुड। जो स्पार्क रहेगा वो बर्न करेगा कुछ मॉलिक्यूल को, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसके मॉलिक्यूल को, इन द विसिनिटी ऑफ स्पार्क गैप, जो एरिया है स्पार्क गैप के पास में, जो इन्वेलप है विसिनिटी इन्वेलप, उसको बर्न करेगा। और जब ये बर्न हो जाएगा तो कंबशन को इनिशिएट करेगा। किस तरह से, जो विसिनिटी में मॉलिक्यूल बर्न हुए हैं, मिक्सचर बर्न हुए हैं, वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र करेंगे। जब हीट ट्रांसफ़र होगी तो वो मॉलिक्यूल भी बर्न होना शुरू हो जाएंगे। वंस अ फ्लेम इज क्रिएटेड, एक बार फ्लेम बन गई, द एडवांसमेंट ऑफ दिस फ्लेम इनटू द अनबर्न मिक्सचर विल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। एक बार फ्लेम क्रिएट हो गई तो उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल तक फ्लेम पहुंचना ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द फ्लेम एंड सराउंडिंग इन्वेलप ऑफ अनबर्न मिक्सचर। जो मिक्सचर अभी बर्न नहीं हुए हैं
और जो फ्लेम हमारी क्रिएट हो चुकी है, उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र का रेट जो है वो डिपेंड करेगा, वो उस पर हम डिपेंड रहेंगे कि एडवांसमेंट ऑफ फ्लेम कैसा होता है। और साथ में टेम्परेचर और प्रेशर पर भी हम डिपेंड रहेंगे। दो द मैकेनिज्म ऑफ फ्लेम प्रोपगेशन इज़ अननोन, हमें अभी तक नहीं पता है कि वो प्रोपगेशन कैसा होता है, क्योंकि वो सिलेंडर के अंदर हो रहा है। बट द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम इटसेल्फ इज़ द एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एयर एंड फ्यूल। हमें नहीं पता है कि प्रोपगेशन कैसा होता है फ्लेम का, लेकिन जो फ्लेम है वो खुद हमें बता रहा है, खुद एविडेंस है हमारे लिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है फ्यूल और एयर के बीच में। ये डायग्राम दी हुई है कि किस तरह से स्टेजेस होते हैं। हमें इस डायग्राम को अच्छे से याद रखना है। एग्ज़ाम में अगर कंबशन स्टेजेस पूछता है तो ये डायग्राम को ज़रूर बनाना है। यहाँ आइडियल साइकिल दिया हुआ है ABMFG। ये जो साइकिल है ये आइडियल साइकिल है, मींस जब नॉर्मल कंबशन होता है। लेकिन जब एक्चुअल साइकिल होता है तो वो साइकिल है ABCDE। स्पार्क एडवांस हम देते हैं ए पर, यहाँ पर स्पार्क हम सप्लाई करते हैं। एक्स एक्सिस पर कंप्रेशन और एक्सपांशन हमने लिया हुआ है, इधर इज क्रैंक रोटेशन लिया है हमने, वो थीटा में हमने दिया है। और वाई एक्सिस पर जो मिडल में वर्टिकल लाइन है वो डिनोट कर दिया है प्रेशर को, कि प्रेशर कितना राइज हो रहा है। तो जो आइडियल साइकिल रहेगा उसमें प्रेशर राइज बहुत कम रहेगा। एक नॉर्मल सा कर्व रहेगा, एक नॉर्मल सा डोम रहेगा। मोटरिंग कर्व जिसे हमने कहा है वो आइडियल साइकिल के लिए है। जब एक्चुअल साइकिल हम देखेंगे तो जैसे जैसे मेरा क्रैंक रोटेट होगा कंप्रेशन में, लेफ़्ट साइड में जो कंप्रेशन दिया हुआ है वहाँ पर जब पॉइंट ए आएगा तो मैं वहाँ पर स्पार्क सप्लाई करूँगा। स्पार्क देने के बाद स्पार्क मुझे एक्चुअल में जब हमने थ्योरी पार्ट देखा था टॉप डेड सेंटर पर मैं स्पार्क दे रहा था, लेकिन स्पार्क एडवांस की वजह से मैं कुछ डिग्री पहले स्पार्क देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पार्क एडवांस लिखा है, जो कि टॉप डेड सेंटर जो कि बीच में मिडल पॉइंट है उससे बहुत पहले है। उसके बाद जो बी पॉइंट है इग्निशन लैग, ए टू बी इग्निशन लैग होता है। जैसे ही मैं स्पार्क देता हूँ उसी वक्त बर्निंग नहीं होती है। स्पार्क देने के बाद टेम्परेचर राइज होता है, प्रेशर राइज होता है और फिर जाकर इस बर्निंग स्टार्ट होती है। बर्निंग स्टार्ट होने के बाद बी से सी कर्व तक प्रोपगेशन ऑफ फ्लेम होता है। फ्लेम पूरे सिलेंडर में प्रोपगेट होती है जिसकी वजह से प्रेशर राइज होता है। आफ्टर सी अप टू पॉइंट डी दैट इज़ ए कंप्लीट कंबशन होता है। एंड देन डी टू ई, जो हमारा डी टू ई है, यहाँ पर आफ्टर बर्निंग प्रोसेस होता है। कहीं कहीं पर कुछ मॉलिक्यूल रह जाते हैं जो बर्न नहीं हुए होते हैं, तो वो बाद में बर्न होते हैं। टू स्टडी द कंबशन phenomena of this engine, the experiment were carried out by Ricardo using a cord cylinder and employing high speed photography. The results are shown on pressure P and crank angle theta in the diagram. In figure, curve ABN represent the motoring curve, that is when the engine is not firing, and ABCD represent the actual combustion curve. Point A represent the point of ignition where the spark is supplied by spark plug. ये पॉइंट हमारा रहेगा स्पार्क एडवांस का, जो A पॉइंट रहेगा। Definition of angle of spark advance. The crank angle before top dead center at the instant spark is given
is called angle of spark advance. Various stages of combustion. फर्स्ट जो स्टेज है हमारा पीरियड ऑफ इग्निशन, लैग और प्रिपरेशन फेज. ये कर्व हमारा रहेगा फिगर में, हम इस कर्व को बोलेंगे ए टू बी. अगर आप फिगर देखते हो तो ए टू बी जो रहेगा पीरियड ऑफ इग्निशन, लैग और प्रिपरेशन फेज. इसमें क्या होगा, the experimental result have shown that there is a certain interval of time between the instant of spark is given at point A and the instant the first tiny flame reappear at point B, which correspond to the point where there is a noticeable rise in cylinder pressure due to combustion. A पॉइंट पर हम स्पार्क सप्लाई करेंगे, उसके कुछ इंटरवल के टाइम इंटरवल के बाद पॉइंट बी पर फिर से टाइनी फ्लेम अपीयर होगा, रीअपीयर होगा और उसके बाद जो प्रेशर ए से बी तक प्रेशर रिड्यूस होगा और बी के बाद प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा. दिस टाइम इंटरवल correspond to period AB. This period is called ignition lag और ignition delay period. यही वो ignition lag और ignition delay period है. The angle turned by the crank between the point A and B is called ignition delay angle. जो period ignition delay period था उस पर जो crank rotation रहेगा वो और crank angle रहेगा वो ignition delay angle रहेगा. Ignition lag represent the period of pre-flame reaction in which the chain carriers are formed as explained in the chain reaction theory of combustion. The ignition lag depends upon the molecular structure of fuel, temperature, pressure, density, air-fuel ratio and the proportion of residual gases in the mixture. अभी जैसे टेम्परेचर पर डिपेंड है तो किस तरह से, जब समर होता है तो हमारी बाइक इजीली स्टार्ट हो जाती है और विद इन अ सेकंड स्टार्ट हो जाती है. वहीं पर अगर हमारा विंटर होता है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से फ्लेम इग्निशन लैग जो है, हमने जब स्पार्क दिया और जब वो टाइनी फ्लेम रीअपीयर हुई उसका जो टाइम है वो बढ़ जा रहा है. तो टाइम जो बढ़ जा रहा है उसकी वजह से फ्लेम प्रोपगेशन के लिए और फ्लेम रीअपीयर होने के लिए टाइम उसका बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. इसी तरह प्रेशर, कंप्रेशर रेशो अगर हम चेंज करते हैं तो उस पर भी टाइम चेंज होता है. सेकंड जो फेज़ है फ्लेम प्रोपगेशन फेज़. Once the self-sustaining flame reappear at point B, जब पॉइंट बी पर फ्लेम अपीयर हो जाएगी, द फ्लेम ट्रैवल आउटवर्ड एंड बर्न द फ्यूल इन लेयर बाय लेयर फ्यूल को बर्न करते जाएगी. इनिशियली द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड फ्लेम स्पीड्स आर लो विथ स्मॉल रेट ऑफ प्रेशर राइज. इनिशियली जो प्रेशर राइज रहेगा वो लो रहेगा और स्पीड भी लो रहेगी. हाउएवर एज द कंबशन प्रोसीड, जैसे जैसे कंबशन आगे बढ़ेगा द प्रेशर एंड टेम्परेचर कीप ऑन राइजिंग विथ हीट एनर्जी रिलीज. हीट एनर्जी रिलीज करता जाएगा और टेम्परेचर और प्रेशर आगे बढ़ता जाएगा. विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम बर्न टू अनबर्न चार्जेस. जो बर्न हो चुका है चार्ज वो अनबर्न चार्ज को ट्रांसफ़र करता जाएगा. द फ्लेम प्रोपोगेट अक्रॉस द कंबशन चैम्बर एट हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड पर चला जाएगा. ऑलमोस्ट ए कांस्टेंट स्पीड इन द रेंज ऑफ 15 to 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच जाएगा. It is difficult to distinguish between these two phases of combustion, that is the phase of ignition lag and flame propagation. ये इतने कम टाइम में होता है ignition lag और flame propagation, हम इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते.
इस तरह से हम बोल नहीं सकते कि अभी इग्निशन लैग हो रहा है, अब फ्लेम प्रोपगेशन हो रहा है, ये बहुत ही कम टाइम में होता है. हाउएवर द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज इज कंसिडर्ड व्हेन एन एप्रिशिएबल प्रेशर राइज कैन बी सीन ऑन प्रेशर and crank angle, that is theta diagram at point B, and the second phase and when the peak pressure is attained in the cylinder. जब एप्रिशिएबल प्रेशर राइज होगा प्रेशर एंड क्रैंक एंगल डायग्राम में, और तो हम ये कहेंगे कि फ्लेम प्रोपगेट हो रही है, और एंड हो रही है जब हम कहेंगे जब फ्लेम प्रोपगेशन एंड हो रहा है, जब पीक प्रेशर पहुंच जाएगा, वो रहेगा हमारा एट पॉइंट सी. द स्लोप ऑफ कर्व बी सी रिप्रेजेंट द रेट ऑफ प्रेशर राइज. जो बी सी है वो बता रहा है प्रेशर राइज, और जब सी होगा तो हम कहेंगे फ्लेम प्रोपगेशन कंप्लीट हो गया. इट शुड बी नोटेड दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू सिलेंडर वॉल इज लो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज, since only the small part of burning mixture come in contact with the cylinder wall. The rate of heat energy released during combustion depend on the intensity of turbulence and air fuel ratio. जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है कंबशन जो प्रोसेस है, तो उसका रेट डिपेंड रहेगा टर्बुलेंस कितना है हमारे सिलेंडर में और एयर फ्यूल रेशियो के ऊपर. थर्ड फेज जो है आफ्टर बर्निंग और फ्लेम टर्मिनेशन फेज. एक्चुअली द कंबशन इज नॉट कंप्लीटेड एट पॉइंट सी. सी पर हमारा कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोपगेशन कंप्लीट हो गया है, सब तरफ फ्लेम पहुंच गई है, लेकिन कंबशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंबशन अभी भी हो रहा है. दो इट रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ फ्लेम ट्रैवल, it is due to the fact the burning continue due to left over fuel. कहीं कहीं पर फ्यूल बच जाते हैं, कुछ कॉर्नर में इन्वेलप और सिलेंडर वॉल और सिलेंडर पिस्टन के बीच में कुछ फ्यूल होते हैं, वो बर्न नहीं हुए होते हैं, तो वो बाद में बर्न होते हैं. एंड द रीएसोसिएशन ऑफ डिसोसिएटेड गैसेस एग्जिस्टिंग इन द कंबशन चैम्बर. कुछ गैस जो डिसोसिएट हो गई है वो फिर से एसोसिएट होने लगती है. डिसोसिएट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो चुकी है, वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगती है. जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो हीट एनर्जी रिलीज करेगा, और यही हमारा कंबशन प्रोसेस होता है. दिस कंबशन बियॉन्ड पॉइंट सी कंटिन्यूज ड्यूरिंग द एक्सपांशन स्ट्रोक. एक्सपांशन स्ट्रोक होने तक होते होते भी हमारा कंबशन होता रहता है, जो कि रेसिडुअल गैसेस है और जो लेफ्ट अनबर्न गैसेस है उसकी वजह से. एंड इट इज़ कॉल्ड एज आफ्टर बर्निंग, रिप्रेजेंट द थर्ड स्टेज ऑफ कंबशन अप टू पॉइंट डी. मीन्स एक्सपांशन जब हो रहा है, जब भी कुछ बर्निंग हो रही है उसे हम कहते हैं आफ्टर बर्निंग, और वो अब कहाँ तक रहता है, अप टू पॉइंट डी. द फ्लेम वेलोसिटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ कंबशन. जो फ्लेम की वेलोसिटी है वो अब कम होने लगती है. पहले जब इनिशियल लैग हो रहता है वहाँ पर वेलोसिटी कम थी, लेकिन जब फ्लेम प्रोपगेशन होने लगा तो वेलोसिटी बढ़ते जा रही थी, लेकिन अब आफ्टर बर्निंग में वेलोसिटी फिर से कम होने लगती है. इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल और इग्निशन लैग. जो हमारा इग्निशन लैग था वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है. अब किस वजह से हो रहा है वो डिपेंड करेगा, कुछ पॉइंट रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा. तो सबसे पहला पॉइंट है प्रेशर एंड टेम्परेचर. एट हाई प्रेशर द मॉलिक्यूल आर नियरर एंड देयर रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस. प्रेशर हाई रहेगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा. इट हेल्प इन फॉर्म द चेन कैरियर एंड रिड्यूस द इग्निशन लैग. जितना ज़्यादा चेन कैरियर रहेगा उतना हम ईजीली फ्लेम को बर्न कर सकते हैं. ए टू बी जो कर्व रहेगा वो उतना कम रहेगा, और उसे ही हम कहते हैं रिड्यूसेस द इग्निशन लैग. द इंक्रीज टेम्परेचर increases the kinetic energy of molecule, which tend to increase the rate of collision and also the mobility of reaction. Therefore ignition log reduces with increased temperature.
टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर से हमारा कोलिजन रेट बढ़ जाएगा. द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर और इग्निशन लैग इज शोन इन द फिगर. यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो इग्निशन लैग है वो कम होते जा रहा है, और उसी तरह जब मेरा प्रेशर भी बढ़ रहा है तो इग्निशन लैग कम होते जा रहा है. अभी देखेंगे टेम्परेचर एट 4000 और प्रेशर एट 6.5 बार, तो मेरा इग्निशन लैग मिली सेकंड में जो था 18 मिली सेकंड जा रहा था, और ये हमारा सबसे लो था. और जब हम सबसे हाई लेंगे मीन्स टेम्परेचर जब 8000 रहेगा और प्रेशर रहेगा 28 बार, तो मेरा जो इग्निशन लैग मिली सेकंड में था वो 1 और 2 1.5 और 1 रहेगा, जो कि बहुत कम हो जा रहा है, और ये डिपेंड कर रहा था टेम्परेचर और प्रेशर पर. कंप्रेशन रेशो. हायर कंप्रेशन रेशो इंक्रीजेज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस. जो हमने बात किया कि प्रेशर और टेम्परेचर, तो इनडायरेक्टली कंप्रेशन रेशो अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर ही बढ़ता है. देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज कंप्रेशन रेशो इज सिमिलर टू इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर as discussed above, that is increase compression ratio decrease the ignition lag. It is very simple. Mixture strength. अब मिक्सचर की स्ट्रेंथ क्या डिनोट करेगी, हमारे क्या इफेक्ट करेगी हमारे इग्निशन लैग पर. इट इज़ ऑब्जर्व दैट द इग्निशन लैग इज मिनिमम फॉर अबाउट 10% रिच मिक्सचर एज शोन इन द फिगर. फिगर में हम देख सकते हैं कि अगर इग्निशन लैग कम करना है मुझे, तो मुझे स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर का यूज़ करना होगा, केमिकली करेक्ट मिक्सचर. अगर मेरा मिक्सचर लीन होता है तो भी इग्निशन लैग बढ़ जाएगा, और उसी तरह रिच मिक्सचर होगा तो भी मेरा इग्निशन लैग बढ़ता जाएगा. स्टैचोमेट्रिक से भी 10% रिच अगर मैं मिक्सचर करता हूँ तो सबसे मिनिमम इग्निशन लैग मुझे मिलता है. अभी आप देख रहे होंगे जो मिडल डॉटेड लाइन है वो स्टैचोमेट्रिक मिक्सचर की लाइन है, लेकिन उसके कुछ आगे जाने के बाद हमें मिनिमम इग्निशन लैग मिलता है. रेसिडुअल गैसेस. द रेसिडुअल गैसेस इन द कंबशन चैम्बर डाइल्यूट द मिक्सचर चार्ज, कंसिक्वेंटली इंक्रीज द इग्निशन. जो जितना ज़्यादा अगर रेसिडुअल गैसेस रहेगी तो हमारे कंबशन का जो चार्ज है एयर फ्यूल मिक्सचर उसको डाइल्यूट करेगी, जिसकी वजह से इग्निशन बढ़ जाएगा, इग्निशन लैग बढ़ जाएगा. देयरफॉर हायर द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल गैस इन प्रोपोर्शन टू फ्रेश चार्ज, हायर विल बी द पीरियड ऑफ इग्निशन लैग. जितना ज़्यादा फ्रेश चार्ज रहेगा उतना कम इग्निशन लैग रहेगा, और जितना ज़्यादा रेसिडुअल गैस रहेगी उतना इग्निशन लैग बढ़ जाएगा. नेचर ऑफ फ्यूल, ये किस तरह डिपेंड अफेक्ट करेगा इग्निशन लैग को. The ignition lag depend on the chemical nature of the fuel. It is found that the fuel with higher self ignition temperature have comparatively higher period of ignition lag. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसको बर्न करने के लिए, उस फ्यूल को बर्न करने के लिए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर को इंक्रीज़ करना है. तो जाहिर सी बात है प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने में टाइम लगेगा, तो इग्निशन लैग बढ़ जाएगा, इग्निशन लैग पीरियड ज़्यादा रहेगा अगर मेरा फ्यूल हायर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर रखता है. तो स्पीड, इट हैज़ नो इफेक्ट इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड. स्पीड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्पीड ज़्यादा है या कम है टाइम पीरियड पर, बट इट शोज़ इन टर्म ऑफ क्रैंक एंगल टर्न. अगर मेरी स्पीड बढ़ जाएगी तो क्रैंक एंगल बढ़ेगा. अब क्रैंक एंगल बढ़ जाएगा तो इनडायरेक्टली ये अफेक्ट करेगा, तो डायरेक्टली कोई अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली क्रैंक रोटेशन बढ़ जाएगा तो बहुत कम टाइम मिलेगा फ्लेम को बर्न होने. देयरफॉर विथ हायर स्पीड द इग्निशन एडवांस शुड बी इंक्रीज. अगर हमको स्पीड बढ़ाना है तो इग्निशन एडवांस को भी बढ़ाना पड़ेगा. इलेक्ट्रोड गैप, द एयर गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ स्पार्क प्लग इज इम्पोर्टेंट. From the point of establishment of nucleus of flame, if the electrode gap is too small, quenching of flame nucleus may occur.
क्वेंचिंग को हम ये कह सकते हैं जब हम किसी मेटल को बर्न करते हैं और हीट देते हैं और सडनली उसे डिप करते हैं वाटर में, तो जो आवाज़ आती है क्वेंचिंग की, उसे कहते हैं क्वेंचिंग। मीन्स कूल हो जाना, सडनली कूल होना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर आ जाना। तो जब गैप बहुत कम रहेगा तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आएगा और फ्लेम न्यूक्लियस को जो है क्वेंचिंग करेगा। एंड द रेंज ऑफ वर्किंग विथ रेंज ऑफ एयर फ्यूल रेशियो इज रिड्यूस। एयर फ्यूल की रेशियो का जो वर्किंग का रेंज है वो कम हो जाएगा। इट इज़ फर्दर अफेक्टेड बाय कंप्रेशन रेशियो। इलेक्ट्रोड गैप है वो भी अफेक्ट करेगा कंप्रेशन रेशियो। इट इज़ सीन दैट द इलेक्ट्रोड गैप रिक्वायर रिड्यूसेस विद द इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो। जो कंप्रेशन रेशियो अगर मैं बढ़ाते जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रोड जो गैप रहेगा वो मैं कम करते जा रहा हूँ। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड गैप रहेगा उतना ज़्यादा मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा। जो इलेक्ट्रोड है सेंट्रल इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोड गैप जो मेरा बनता है टंग इलेक्ट्रोड, मेटल टंग, तो उस पर वहाँ तक जाने के लिए चार्ज को मुझे ज़्यादा करंट रिक्वायर रहेगी, ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर रहेगा, तो हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोड गैप रहेगा। फॉर अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 7, यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है इलेक्ट्रोड गैप इन mm एंड मिक्सचर स्ट्रेंथ। अगर मेरा कंप्रेशन रेशियो 7 और उससे ज़्यादा है तो मुझे 0.625 mm का गैप इज़ जनरली फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। ये सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। फॉर फिगर gives the required air fuel ratio for stable flame as function of electrode gap and compression ratio. It is found that the voltage required at the spark plug electrode to produce spark is found to decrease with increase in air fuel ratio. अगर एयर फ्यूल रेशियो मेरा बढ़ता जाएगा, ज़्यादा फ्यूल रहेंगे तो मुझे कम वोल्टेज लगेगा। विथ डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो एंड द लोड ऑन द इंजन, अगर मैं कंप्रेशन रेशियो कम कर देता हूँ तो भी मुझे वोल्टेज कम रिक्वायर्ड रहेगा। ये डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर मैं इलेक्ट्रोड गैप बढ़ाते जा रहा हूँ तो मुझे मिक्सचर को उसी तरह उसके अकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोड गैप कितना हो रहा है, उसके हिसाब से मिक्सचर स्ट्रेंथ क्या होती है। ओके, वी हैव डन विद today's lecture. Hope I made justice for this lecture.